नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद धीरज सर पे। वेलकम टू लर्न विद धीरज सर। दोस्त, आज हम अपने जो हमारा गणित का अध्याय है प्रश्नावली 1.2, आज हम इसको करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इसके जितने भी प्रश्न हैं, टाइप्स हैं, मैं इसे आज कंप्लीट करा दूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी दोस्तों का, उन सभी बच्चों का जिन्होंने हमें हमारे वेबसाइट या फिर हमारे मेल, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि के थ्रू हमें कम्युनिकेट किया एंड दे हैव आल्सो रिक्वेस्टेड मी to start a program, start a batch for CBSE classes. So dear students, I would like to acknowledge to you all the concept what I am going to convey here, that will be enough to you all. And once your concept will be clear, you do not have and you will not have any problem in terms of solving any problems. So just try to understand all the concept that I am going to teach here. एंड द सेकंड पॉइंट, आप लोगों ने जो कहा हमें कि हम आपके लिए एक नया बैच लेकर आए सीबीएसई मीडियम के लिए, आई विल ऑल्सो रन ऑल द बैचेस एंड योर डिमांड विल बी कंप्लीटेड। बट हमारे पास अभी क्या एक्चुअली कि शेड्यूल जो है थोड़ा सा बिजी हो जा रहा है। बिजी इन द सेंस कि आपके लिए हम कंपटीशन के जो क्लासेस हैं वो भी अरेंज कर रहे हैं, और जो आपके क्लास 10 का हिंदी मीडियम क्लासेस हैं वो भी अरेंज कर रहे हैं। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, बहुत जल्दी हम आपके लिए भी इंग्लिश मीडियम का जो आपका क्लास 10 का बैच है हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नावली की ओर। तो हमारे प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, कि हमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है संख्याओं को। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 140 है, 156 है दूसरे में, तीसरे में 3825 है इत्यादि। इस तरीके से हमारे पास 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं आपको क्या प्रयास करूंगा दोस्त कि जो भी हमारे पास मान लीजिए जैसे प्रश्न संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जहां पे इस तरीके से मान लीजिए 1 में हमारे पास पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉन्सेप्ट जहां पे सेम लगेंगे, मैं वहां पे आपको एक क्वेश्चन करके बता दूंगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने हैं और किस तरीके से सवाल को हल करने हैं। आपको बस वही चीजें अप्लाई करनी है और बाकी के सवाल आप खुद से करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अब तक इतना तो सीख गए होंगे मेरे साथ कि अब आप प्रश्न खुद से कर सकें। चलिए, बाकी अगर कोई परेशानी आती है आप हमें कमेंट करिए, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, या फिर अगर आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर हमारे वेबसाइट के थ्रू अगर आपका जो भी डाउट्स है हमसे पूछते हैं, हम आपको वहां पे रिप्लाई भी कर देंगे। आइए हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है दोस्त कि 140 को ना इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था डियर स्टूडेंट कि हमें जो हमारा अभाज्य गुणनखंड, अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, सोन, इसी तरीके से है हमारे पास। तो हम जो स्टार्ट करेंगे ना, हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से चलेंगे लेकर। तो हम यहाँ पे जब 140 में 2 से भाग लगाते हैं दोस्त, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 14, 0, 70। फिर हम इसमें 2 से भाग लगाएं, हमारे पास क्या आ गया, 35। अब देख रहे क्या इसमें 2 से लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है, 5 से, हाँ 5 से लग रहा है, तो हमने 5 से लगा दिया। हमारे पास क्या आ गया, 5 सते 35। अब देखिए हमारे पास जो भी संख्या यहाँ पे प्राप्त हुआ है, क्या वो संख्या हमारे इस अभाज्य संख्याओं का हिस्सा है या नहीं, बताइए। देखिए 2 है, 5 भी है, 7 भी है। मतलब हमने 140 को इसके छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती है, सॉरी भाज्य संख्याएं होती है, माफ करिएगा, जो भी हमारी भाज्य संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। तो इस प्रश्न का जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा कि 140 को जो हम लिखेंगे 2 गुने का 2 गुने का 5 गुना 7, 2 गुना 2 हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका हल हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे, पांचवा भी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्त बच्चे, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा हमारे पास क्या है कि जो निम्नलिखित संख्या युग्म है ना, इनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है। कौन से विधि से, तो गुणनखंड विधि से हमें फाइंड करना है, और इसकी जांच भी हमें करनी है। जैसा कि हम लोगों ने करा था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन इसमें हमने पढ़ा था जो हमारे पास इसमें कंडीशंस थे कि संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 2 ही होनी चाहिए। चलिए हमारे पास इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 संख्या युग्म में हमारे पास 26, 91,
510 92 और 336 54। हम दोस्त एक प्रश्न करते हैं और ये दो प्रश्न आप खुद से करें, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पैटर्न सेम है और बनाने का तरीका सेम होगा। लेकिन फिर भी अगर परेशानी होती है तो याद रखें, आप बेझिझक कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। इसके लिए यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट। चलिए हम इस दोनों को मिटा रहे हैं और हम इस प्रश्न को देखते हैं। हमने क्या सीखा था कि 26 और 91 का जब हमें लघुत्तम और महत्तम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड का फाइंड करेंगे दोस्त। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। इसकी जो शुरुआत करेंगे सबसे छोटी संख्या से करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करेंगे। हमने 2 से करा, 13 मर्तबा गया। अब देखिए 13 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगी। हम 26 को क्या लिखेंगे, हम 26 को लिख देंगे 2 गुने 13। यहाँ पे देखिए 2 का पावर हम 1 लिख सकते हैं, 13 का पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आइए 91 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि ये संख्या 2 से नहीं जा रही है, 3 से भी नहीं जा रही है, 4, 5, 6 से नहीं जा रही है, 7 से जब हमने लगाया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि 13 7 91, मतलब 13 मर्तबा ये संख्या चली गई। 13 मर्तबा जब चली गई तो हमने 91 को क्या लिख लिया, हमने 91 को लिख लिया 7 गुने का 13। अगर मैं बात करूं इसके पावर की तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या पिछले क्लास में पढ़े थे दोस्त, हम लोग पढ़े थे कि दोनों अभाज्य गुणनखंड में हमें वो संख्या सबसे पहले फाइंड करनी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर हम 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, मैं आपसे पूछूं कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है। तो हम जब बात आपसे करेंगे HCF की अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या देखा कि 13 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, इनमें से हम उठाएंगे वो गुणनखंड को जिसकी घात क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो घात है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो हम किसी को उठा लें सेम हो जाएगा हमारे लिए। हमने यहाँ पे लिख लिया 13। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो जब हम बात करेंगे एलसीएम की, एलसीएम में हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड में पहले तो ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो हमने देखा 13 और 13 दोनों में उभयनिष्ठ है। जब ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो हमें ये देखना है कि इनमें से किसकी घात क्या है, सबसे बड़ी है। मतलब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है HCF की तुलना में। तो हमने देखा लघुत्तम के मामले में जब हम बात करते हैं तो 13 का हम क्या पकड़ेंगे, सबसे बड़े घात को। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 का पावर 1, क्योंकि 1 ही है ये। अब बात करते हैं, देखिए क्या 2 7 इनकी क्या कोई जोड़ी बन रही है। दूसरी अभाज्य, मान लीजिए हम 91 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, 26 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, तो हमने देखा कि 13 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन 2 का और 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा है तो एलसीएम के केस में क्या करते हैं, हमारे पास जो संख्या बच जाती है ना, हम उसे एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मतलब एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है दोस्त कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है जो दोनों से क्या है, संबद्ध है, जो दोनों में उपस्थित है, जो दोनों से संबंध रखता है। हम ये बात बोल सकते हैं। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ये हमारे पास आ गया क्या, HCF। अब हम इसकी भाषा को जरा लिखेंगे, हम इसकी भाषा को लिखते हैं। हम जब HCF की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13⁻⁻⁴, मतलब 13 का पावर 1 जो है संख्या 26 तथा 91 में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। चलिए हमने HCF का केस लिख दिया, हम इसलिए लिख देंगे HCF ऑफ 26/91 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 आ गया। अब हम बात जब करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम के केस में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा
13 का पावर 1 गुने 2 गुना 7, क्या लिखेंगे हम? संख्या 26 तथा 91 के अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल है। सबसे बड़ी घातों वाली अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल है जो दोनों संख्याओं से संबद्ध है, मतलब दोनों संख्याओं से संबंधित है। संख्याओं से संबद्ध है। अतः मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्त। इसलिए अगर मैं बात करूं एलसीएम ऑफ 26/91, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? देखिएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 दूना 7 दूनी 14, 14 तिया 42 का 2, हाथ में 4, 14 कम 14, 4 18, 182 आ गया। अब हमारे पास इस संख्या का, इस सवाल का अगला पार्ट क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम होता है, हमें इसकी जांच भी करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं ताकि हमारा जो बचा हुआ प्रश्न का हिस्सा है हम वो भी कवर कर लें। चलिए ये देखिए, हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमने दोनों संख्या को उठाया। हमारे पास संख्या क्या है? हमारे पास संख्या है 26 और 91। हमने लिखा 26 गुना 91 बराबर क्या हमारे पास है? एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारे पास क्या है? 13, एलसीएम हमारे पास क्या आया है दोस्त? 182। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हम यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहे हैं। 91 26 6 2366। मतलब हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 2366, और जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 2366। अतः कथन जो हमारे पास है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM सत्यापित हुआ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हमने प्रश्न संख्या 3 को छोड़ दिया है क्योंकि उसका टाइप सेम है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे जो संख्या हमारे पास 3 है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है वही अभाज्य गुणनखंड निकाल के जो कॉमन है उसको एक जगह लिख देंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा एचसीएफ, और जो कॉमन होगा उसको एक जगह लिखने के बाद बाकी जो संख्या बच जाएगा उसे भी हम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम, मतलब कॉन्सेप्ट सेम होगा। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा में क्या बताया हमारे पास?
HCF of 306 and 657 is 9, that is given. Then what we have to find? We have to find what will be the LCM of 306 and 657. हमें प्रश्न कह रहा है कि जो महत्तम है 306 और 657 का 9 है, तो हमें लघुत्तम निकालना है 306 और 57 का। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF इंटू LCM। ठीक है, हमारे पास दो संख्या क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है 306 एंड 657। मैं आपसे पूछूं कि HCF हमारे पास क्या गिवन है, आप बोलिएगा सर ये तो 9 है, इज इक्वल टू 9 इंटू LCM। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ये दोनों भी मल्टीप्लाई है। मैं आपसे पूछूं कि अगर इस 9 को मैं इधर लाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पे मल्टीप्लाई है तो यहां पे आके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू LCM। ठीक है दोस्त, अब हम 9 से इसे डिवाइड करते हैं। 9 3 जा 27, 36, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई कर देते हैं 657 को 34 से, 7 चौका 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26, 21, 2 5 या 15, 2 17, 1 7 1 18, 1 19, 8 3 6 7 13, हाथ में 1 9 11 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2, 2 2 3 3 8। हमारे पास जो LCM आ गया, ये आ गया 2 2 3 3 8। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6 का पावर n है 0 पे समाप्त हो सकता है। तो इसी से मिलता जुलता हमने एक प्रश्न करा था कि 4 का जो पावर n है क्या इस n के किसी भी मान के लिए 0 पे समाप्त होगा। हमने उदाहरण में ऐसा प्रश्न देख चुका था, इसी से मिलता जुलता है। और मैंने इतना भाषा यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लैप्स ना जाए। अब देख लीजिए, हम जानते हैं कि जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होगी। जैसा कि हमने उस दिन देख लिया था, हमने मान लिया कोई संख्या हमने 70 मान लिया, और इसे हमने 5 से भाग लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 14 मर्तबा। मतलब जो भी संख्या 0 पे समाप्त होगी वो 5 से जरूर ही विभाज्य होगी। अर्थात संख्या में 5 अभाज्य, या फिर वैसे लिख देते हैं, अर्थात संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना क्या होगा? आवश्यक है। क्योंकि जब संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक संख्या जरूर हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या गिवन है हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6 का पावर n को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 का पावर n। जब मैं इस ब्रैकेट को ब्रेक करूंगा, हटाऊंगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। ठीक है, 6 के पावर n में हमने देखा इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता।
अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार संख्या या फिर n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह हमारा हो गया सत्यापित। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। क्यों? हमें इस बात की व्याख्या करना है। इसको देखेंगे दोस्त हम लोग कैसे हल करेंगे। हम लिखेंगे पहली संख्या हमारे पास क्या है, हमारे पास पहली संख्या आ गई 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसमें से 13 को कॉमन लूं तो हम क्या लिखेंगे। देखिएगा 7 गुने 11, 13 तो हमारा बाहर आ गया, प्लस यहां से भी 13 बाहर आ गया, तो बच गया क्या 1। ठीक है, हमने ये देखा। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी संख्या को। हमारी दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि देखिए 5 यहां भी आ रहा है हमारे पास, यहां भी आ रहा है। अगर मैं इसमें से 5 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 6 4 3 और 1। हम यहां लिख लेते हैं 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5, यहां से भी हमारे पास कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, यहां पे 1 बच गया। ठीक है, यहां अब लिख देंगे कि हमने पहली तथा दूसरी संख्या में देखा कि इनके, या फिर हम ये लिखेंगे हमने देखा कि ये एक तथा स्वयं के अलावा तेरह तथा 5 से स्वयं के अलावा क्रमशः 13 तथा 5 से विभाजित हो सकती है। अतः ये भाज्य संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भाषा का विशेष ध्यान रखिएगा अपने स्टेट बोर्ड में। ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। जरा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ये हमारे पास क्या है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। यहां से ये मेरा प्रारंभिक स्थान है जहां से सोनिया और रवि क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें वो समय फिर से फाइंड करना है कि जब ये दोनों फिर से एक ही जगह पे आके क्या होगा, मिलेंगे। तो हमें इसी प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। और ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए दो चलना प्रारंभ कर रहे हैं, कोई इस समय में, मान लीजिए कोई x समय पे, कोई y समय पे, या फिर कोई x समय में चक्कर लगाते हैं, कोई y समय में चक्कर लगाते हैं, तो दोनों अब कितने समय बाद फिर से एक ही जगह पर मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां हम 18,12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब तो सिंपल सा बात हो गया। अब आपके लिए देखिए प्रश्न कितना आसान हो गया। सिर्फ इन दो संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम कर लेते हैं। हम 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 2 9 18, 3 3 9। तो हमारे पास 18 के लिए क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं 12 की। तो 12 का जो हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 6 12, 2 3 6। हम 12 को क्या लिख देंगे, 2 गुने 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। अतः एलसीएम 18,12 का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि दोनों संख्या, या फिर हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, देखिएगा पहले तो आप हमें बताइए कि दोनों संख्या में कॉमन कौन कौन है। तो आप बोलिएगा सर क्या बात कर रहे हो, 2 3 दोनों तो है, ठीक है। हम पहले 2 पे बात करेंगे। तो जब हम 2 पे बात करेंगे तो हम आपसे अब पूछेंगे कि ये और ये दोनों में हमें वो संख्या बताएं जिसकी घात सबसे बड़ी है। तो आप बोलिएगा फिर तुम्हारे पास 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ना, फिर 2 स्क्वायर इंटू अगला क्या हमारे पास आ गया, 3। तो मैं पूछूंगा कि ये 3 और ये 3, मतलब दोनों संख्याओं में जो हमारे पास गुणनखंड उपलब्ध हैं, ठीक है, मौजूद हैं, उनमें से सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है। तो आप बोलिएगा सर 3 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसी को लिख लेंगे 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर संख्या 12, 18 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के बड़ी घातों का गुणनफल है जो दोनों से संबद्ध है। मतलब क्या, दोनों में उपस्थित है या फिर दोनों से संबंधित है। तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हमारे पास आ जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9 4 जा 36। मतलब 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं कि 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए हमने क्या देखा, आज हमने प्रश्नावली 1.2 का सारा प्रश्न हमने कर लिया है। एक्सरसाइज 1.2 का जो है हमने आज सारा प्रश्न कर लिया है।
और कल हम जो हमारा अगला वीडियो आएगा वहां पे हम लोग नए क्लास और नए हमारा जो नया चैप्टर आएगा 1.3 उसके लिए हम लोग डील करेंगे। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी परेशानी आती है आप हमें कमेंट करें। और जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया है, I will never forget my commitment what I have committed with you, that I will let you teach each and every concept of your state board exams which is required. Definitely जो भी आपके स्टेट बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं वो सारी चीजें यहाँ पे डील करूंगा और आप एक भी अंक नहीं ऐसा होगा आपके एग्जाम में कि आपको नहीं आता हो। क्यों? क्योंकि हम एक पार्ट्स को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साझा करें और जितना हो सके उतना हमें प्यार दें और मौका दें कि हम आपके लिए और नए नए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।